हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम अपने चैप्टर 5 का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया। पार्ट 1 में प्रॉब एंड पॉन्डर के क्वेश्चंस हैं और पार्ट 2 के अंदर आपका मैंने फोर्स और फोर्स के डिफ़ाइन और उसके टाइप के बारे में डिस्कस किया है। आज मैं उसके सब टाइप के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में स्टडी करा था कॉन्टैक्ट फोर्सेस आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मस्कुलर और फ्रिक्शन फोर्सेस। तो हमने मस्कुलर के बारे में स्टडी कर लिया था। अब हम स्टडी करने वाले हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? बॉल रोलिंग ऑन ए फ्लैट ग्राउंड स्टॉप ऑन इट्स ऑन आफ्टर सम टाइम। ये कहता है कि कोई बॉल ग्राउंड के ऊपर फ्लोट कर रही है और वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग अवर बाईसाइकिल ऑन फ्लैट रोड इट स्लोज डाउन एंड कम टू ए स्टॉप। कहता है कि जब हम एक साइकिल पे पैडल चलाते हैं फ्लैट रोड के ऊपर, थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद वो रुक जाती है। इफ़ द रोड इज़ रफ़, अगर रफ़ खुरदरी है, रफ़ है, तो इट स्टॉप सूनर दैन ए स्मूदर सरफेस, तो वो बहुत जल्दी रुक जाएगी एज़ कम्पेयर टू स्मूदर सरफेस के, मुलायम सरफेस के ऊपर। यह आप कहता है यू मस्ट हैव कम अक्रॉस मैनी सच एक्सपीरियंस। आप बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे। वट काज द चेंज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको ऑब्जेक्ट की स्पीड में क्या क्या बदलाव दिखाई देता है परिस्थिति के अनुसार। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट ए फोर्स इज़ असेंशियल टू चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने बहुत पहले स्टडी किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बदलने के लिए फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर इन ऑल दीज सिचुएशंस नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर इन सिचुएशंस में कोई भी फोर्स अपीयर नहीं हो रहा तो स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, आमतौर पे डिक्रीज करेगी एंड देन दे कम टू स्टॉप आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद रुक जाएगी। इज़ इट पॉसिबल दैट सम फोर्स इज इंडेड एक्टिंग ऑन दैम। क्या ये पॉसिबल है कि कोई फोर्स उस पर काम कर रहा है? अगर कोई फोर्स उस पर वर्क कर भी रहा है तो वो फोर्स है क्या? उस फोर्स को हम नाम क्या देते हैं या उसको पहचानेंगे कैसे? तो लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक एन ऑब्जेक्ट विद फ्लैट बेस। अब फ्लैट बेस पे हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, या एम्प्टी लंच बॉक्स ले लिया, ज्योमेट्री बॉक्स ले लिया, या नोटबुक ले ली। तो प्लेस इट इन ए टेबल और ए फ्लोर। आप उसे एक टेबल या फ्लोर पे क्या कर दीजिए, रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से मैं आपके पास ये पेन का बॉक्स ले लेती हूँ, तो मैंने इस टेबल पे इसको इस तरह से रख दिया है। तो जेंटली पुश इट, ऑब्जर्व डज इट स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। हम इसे इस तरह से पुश करके देखेंगे, थोड़ा सा आगे या पीछे, तो क्या ये आफ्टर सम टाइम के बाद जाने के बाद ये रुक जाएगा? इज देयर ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच ब्रिंग इट टू रेस्ट। अब कहता है कि क्या इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है जो इसे रेस्ट पे लेके आ रहा है। नाउ रिपीट बाय पुशिंग द ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इसी एक्टिविटी को आप अपोजिट डायरेक्शन में कीजिए। डज इट स्टॉप अगेन आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। क्या ये थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद रुक जाता है? तो यहाँ पे देखो, ऑन पुशिंग द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर स्लाइडिंग ए सर्टेन डिस्टेंस। जब हम इस ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो क्या करता है, थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ये बॉक्स लिया, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे पुश किया तो ये इतनी सी दूरी तय करी इसने और ये रुक गया। अब दिस मस्ट बी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट एंड द टेबल और फ्लोर विच आर इन कॉन्टैक्ट। अब ये जो फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है, एक तो ये बुक का सरफेस है और एक मेरा जो ये पेन का बॉक्स है इसका सरफेस है। इन दोनों के कॉन्टैक्ट के आने के बाद ये फोर्स क्या कर रहा है, हमारा एक्ट कर रहा है। दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट। हमेशा ये जो फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में ही वर्क करेगा। ये फोर्स क्या करेगा, वट द ऑब्जेक्ट टू बी स्टॉप, जिस वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रुक जाएगा आपका। द फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट मूव और ट्राई टू मूव ओवर वन अनदर सरफेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब भी कोई सरफेस एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे मूव करते हुए जो फोर्स लगाएगा, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या सिंपली फ्रिक्शन। डिफाइन समझ में आई आपको? इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि जब भी आपका एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा, मूव करते हुए, घूमते हुए, चलते हुए, वो क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी कहता है फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन। जो फ्रिक्शन होता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग ट्राई टू मूव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पेन है, मैं इस पेन को ऐसे पुश कर रही हूँ तो ये पेन क्या कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये पेन क्या कर रहा है आपका डायरेक्शन में, अगर ये आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा ना तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसे पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्सेस सिंस इट अराइजेस ड्यू टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अकर कब होगा, ये तभी अकर होगा जब दो सरफेसेस आपस में जुड़े हुए होंगी।
फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब फ्रिक्शन अराइज क्यों हुआ? जैसे मैंने इस बुक के ऊपर पेन का कवर रखा था, पेन का बॉक्स रखा था, तो ये जो सरफेस था ना ये खुरदुरा होता है। इसका मतलब अगर आप इसे माइक्रोस्कोप से एनालाइज करोगे ना तो इसके बीच में छोटे छोटे होल्स मिलेंगे आपको। इवन सरफेस विच अपीयर स्मूदर हैव ए लार्ज नंबर ऑफ मिनट इरेगुलरिटीज। इनके अंदर बहुत छोटी छोटी इरेगुलरिटीज मतलब उतार चढ़ाव होते हैं। व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, जब ये कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इरेगुलरिटीज ऑफ टू सरफेस लुक इनटू ईच अदर। तो ये जो इरेगुलरिटीज हैं वो एक दूसरे के पास आती हैं। अपोज एनी एफर्ट टू मूव वन सरफेस ओवर द अदर सरफेस। तो अब मान लो बाई चांस हम इसका सरफेस की बात कर रहे हैं और मैं इस बॉक्स के सरफेस की बात करें तो इसमें भी इरेगुलरिटीज़ हैं और इसमें भी इरेगुलरिटीज़ हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट करती हैं। अगर ये बॉक्स आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो ये जो बुक का सरफेस है वो इसे पीछे रोकने की कोशिश करेगा। दैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Does this mean that force of friction will be greater if the surface is rough? कहता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा अगर सरफेस रफ होगा। हाँ बिल्कुल यस, इस क्वेश्चन का आंसर यस है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जितना ज़्यादा रफ होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या हो जाता है, हमारा जो ग्रिप हो जाती है वो और ज़्यादा क्या हो जाती है, उस ऑब्जेक्ट को रोक देती है, वो आगे मूव नहीं कर पाता। लेट अस एक्सप्लोर। अब एक्टिविटी से कैसे देखोगे आप यहाँ पे? बट दिस टाइम प्लेस द सेम ऑब्जेक्ट ऑन डिफरेंट सर्फेसिस सच एज ग्लास, क्लोथ, वुड, सिरेमिक टाइल विथ सैंड। अब कहता है कि आप इसी ऑब्जेक्ट को किसी कांच पे, क्लोथ कपड़े पे, किसी वुड पे या किसी सिरेमिक टाइल या रेत के ऊपर आप इसे क्या करो, मूव करवा के देखो। डज द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस? क्या ये ऑब्जेक्ट वही दूरी तय करने के बाद रुक जाता है? अगर ये रुक जाता है सेम डिस्टेंस पे तो ऑल सरफेसेस पे यहाँ पे क्या कहता है कि फ्रिक्शन अप्लाई होगा। फॉर डिफरेंट सरफेसेस द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर मूविंग डिफरेंट डिस्टेंस। अब ये कहता है अलग अलग सरफेस पे ऑब्जेक्ट आपका थोड़ी सी दूरी तय करने पे हम उसे क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के नेचर के सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका सरफेस क्या होगा, रफ होगा। डज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ओनली इफ़ द ऑब्जेक्ट आर मूविंग ऑन ए सॉलिड सरफेस? कहता है क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ सॉलिड सरफेस पे अप्लाई होता है? वट अबाउट ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू लिक्विड और गैस? अब लिक्विड और गैस के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जैसे हवा है, पानी है और अदर लिक्विड है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट पे मूविंग थ्रू दैम, मूव करते हुए। तो जो ऑब्जेक्ट है सच एज एरोप्लेन, शिप, बोट, हाई स्पीड ट्रेन, ये डिज़ाइन की जाती हैं स्पेसिफिक शेप में ताकि इसका रिड्यूस कर सकें हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर और वाटर। अगर हम हवा और पानी की बात करते हैं जो उनके चारों तरफ प्रेजेंट है, जैसे आपने एरोप्लेन वगैरह देखे हैं तो एरोप्लेन की शेप इस तरह से आगे की तरफ होती है। तो जो शेप होती है ना ये क्या करती है, एयर को कट करने का काम करती है। जो ये शेप है एयर को क्या करती है, कट करने का काम करती है। यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपने स्टडी किया है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए इसका जो क्या होता है, एरोप्लेन का जो सरफेस होता है फ्रंट वाला वो बहुत कम बनाया जाता है ताकि वो एयर के प्रेशर को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, आगे देखो। इट इज़ एसेंशियल फॉर एन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बी इन कॉन्टैक्ट विद इट। अब ये कहता है कि क्या हर बार ऑब्जेक्ट्स का सरफेस का एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना ज़रूरी है कि वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर सके? तो इसी क्वेश्चन का आंसर है नहीं, हर बार ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। कैसे? इसका एग्जाम्पल हमें मिलेगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं? ऐसे फोर्सेस जहाँ पे बोथ सरफेसेस आर नॉट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये जो फोर्सेस हैं अफेक्ट करते हैं एक्सपीरियंस इवन इफ द ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। इन्हें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोला जाता है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में सबसे पहले टाइप आती है मैग्नेटिक फोर्सेस। डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट मैग्नेट इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6? आपने ग्रेड 6 के अंदर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट के अंदर मैग्नेट के बारे में स्टडी किया है। वी लर्न दैट ए मैग्नेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। हमने स्टडी करा जो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को जो मैग्नेटिक मटेरियल से बने हैं। व्हेन टू मैग्नेट आर बोथ क्लोज टू ईच अदर, जब दो मैग्नेट एक दूसरे के पास आते हैं तो लाइक पोल्स
रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, जिस तरह से मेरे पास ये दो पेन है और ये दोनों पेन एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आपके रिपेल करेंगे। बट अगर मैं बात करती हूँ ये मेरे पास नॉर्थ है और ये मेरे पास साउथ है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से कि एक चीज़ क्लियर हुई कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अर्लियर चैप्टर के अंदर हमने स्टडी करा था इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, जो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमने स्टडी क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे वो आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाए। अट्रैक्शन, किसी भी चीज़ का अट्रैक्ट करना। दूसरा क्या है, रिपल्शन, बिटवीन ऑब्जेक्ट आर आल्सो ए फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। जहाँ पे ऑब्जेक्ट को खींचा जाए या धकेला जाए उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। कैन यू रिकॉल दैट ए मैग्नेट कुड एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। अब क्या आप ये चीज़ समझा सकते हो कि एक चुंबक दूसरे चुंबक पे अफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है या फोर्स एक्सर्ट करता है बिना उसके कॉन्टैक्ट में आए? तो लेटेस्ट टेस्ट, हम इसे टेस्ट करेंगे। 2 रिंग्स ले लिए मैग्नेट की वुडन स्टिक के साथ। इस तरह से हमने क्या करा, होल्डिंग स्टिक इन ए वर्टिकल पोजीशन पे उन्हें हैंग कर दिया। बीच में क्या लगा दिया, वुडन टेबल लगा दिया। इंसर्ट 1 रिंग मैग्नेट इनटू स्टिक, एक आपने चुंबक की रिंग डाल दिया। सेकेंड रिंग को आपने डालना है, बट लाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट फेस ईच अदर। तो लाइक पोल एक दूसरे को क्या करने चाहिए, फेस करने चाहिए। डज द सेकेंड मैग्नेट स्टे फ्लोटिंग अबव द फर्स्ट मैग्नेट। अगर लाइक पोल एक दूसरे पे आ रहे हैं तो इट मीन्स वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करेंगे तो वो क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर फ्लोट करेगा। ट्राइंग पुशिंग द सेकेंड मैग्नेट डाउन जेंटली, बट आप तब भी उसे नीचे जाने की कोशिश कर रहे हो और उस पर फोर्स लगा रहे हो। तो रिवर्स द पोल बोथ द मैग्नेट, डज द सेकेंड मैग्नेट स्टिल रिमेन फ्लोटिंग। अगर लाइक पोल प्रेजेंट है तो आप चाहे जितना मर्जी फोर्स लगा लो, थोड़े से समय के बाद अगर वो एक दूसरे के पास आ भी जाएंगे ना, तो दे विल रिपेल ईच अदर इमीडिएटली। वो एक दूसरे से दूर भागेंगे और आपका सेकेंड मैग्नेट ऊपर की तरफ क्या करेगा, फ्लोट करेगा। वी फाइंड दैट ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ कि एक चुंबक दूसरे चुंबक पे फोर्स लगाता है, बल लगाता है बिना उसके कॉन्टैक्ट में आए हुए। द फोर्स एक्सर्ट बाई ए मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट फॉर ए मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्सेज। जो फोर्स मैग्नेट और दूसरे मैग्नेट पे क्या करता है, अफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, वो क्या कहलाता है, आपका मैग्नेटिक फोर्सेज। एक मैग्नेट जब एक्सर्ट करता है फोर्स फ्रॉम ए डिस्टेंस विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। अब यहाँ से डेफिनेशन समझ आ गई कि एक मैग्नेट जब एक्सर्ट करता है फोर्स बिना किसी के कॉन्टैक्ट में आए हुए थोड़ी सी दूरी से, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। और देयर मोर सच फोर्सेज विच एक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस। क्या और भी ऐसे फोर्सेज हैं जो दूरी से अपना क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। होप सो आज का चैप्टर आपको यहाँ तक समझ आया होगा, रीडिंग आपको समझ आई होगी। बाकी की रीडिंग हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।